हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय कश्मीर के रूलर थे महाराजा हरि सिंह, और महाराजा हरि सिंह ने ये डिसाइड किया कि वो कश्मीर को ना ही इंडिया के साथ में इंटीग्रेट करेंगे और ना ही पाकिस्तान के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है, लेकिन पाकिस्तान उनके इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए पाकिस्तान के ट्राइबल्स और उनकी फोर्सेस कश्मीर के ऊपर अटैक कर देते हैं वेस्टर्न साइड से। ऐसे में महाराजा हरि सिंह इनसिक्योर फील करते हैं और इस वजह से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलिट्री असिस्टेंस की मांग करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस समय अपना स्टैंड क्लियर रखा और कहा कि वो कश्मीर को हेल्प तभी देंगे जब अगर कश्मीर के राजा कश्मीर का विलय यानी एक्सेशन कर देंगे इंडिया के साथ में। तो देखिए, इसी की वजह से 26 अक्टूबर 1947 को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन किया, जिसके कारण कश्मीर जो है फॉर्मली एक इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया। तो देखिए, 1947 की अगर हम बात करें, जिस समय इंडिया आजाद हुआ, तो कश्मीर के रूलर कौन थे? कश्मीर के रूलर थे महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह वो यहां के रूलर थे कश्मीर के। ईयर वॉज 1947। कश्मीर वॉज रूल्ड बाय महाराजा हरि सिंह। तो ये कश्मीर की पूरी स्टेट थी, ठीक है, जिसमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पूरे रीजन इसी में आया करते थे। तो कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जो रूल करते थे, और इन्होंने डिसीजन लिया था। इनका डिसीजन क्या था? डिसीजन था कि वो कश्मीर को ना ही इंडिया और ना ही पाकिस्तान किसी के साथ में भी इंटीग्रेट नहीं करना चाहते। और इनके इस डिसीजन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो रिस्पेक्ट करती है, लेकिन पाकिस्तान उनके इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए हमें देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान के ट्राइबल्स और उनकी फोर्सेस कश्मीर की वेस्टर्न साइड से कश्मीर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो यहां पर देखिए, पाकिस्तान के ट्राइबल्स और उनकी फोर्सेस जो हैं, व्हाट दे डिड, दे अटैक्ड कश्मीर। तो कश्मीर के ऊपर हमला कर देते हैं, और कश्मीर के ऊपर हमला कर देते हैं फ्रॉम वेस्टर्न साइड। तो वेस्टर्न साइड से वो कश्मीर के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसलिए महाराजा हरि सिंह जो है इस समय इनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस समय वो इंडिया से मिलिट्री असिस्टेंस की मांग नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेगा। तो ऐसे में महाराजा हरि सिंह ही बिगेन टू फील इनसिक्योर जब वो फील करेंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में ही आस्क्ड फॉर मिलिट्री असिस्टेंस। तो ये मिलिट्री असिस्टेंस चाहते थे, सहायता चाहते थे। किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलिट्री असिस्टेंस चाहते थे महाराजा हरि सिंह। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर रखा, ठीक है, कि इंडिया तभी हेल्प करेगा महाराजा हरि सिंह की अपनी मिलिट्री भेज करके अगर वो कश्मीर को इंडिया के साथ में मिला देंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। ही साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और कश्मीर यहां पर इस इंस्ट्रूमेंट के कारण, इस एक्सेशन के कारण कश्मीर जो है वो फॉर्मली इंडिया का पार्ट बन जाता है। कश्मीर फॉर्मली बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। तो पार्ट इंडिया का फॉर्मली कश्मीर जो है वो बन गया। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, और पाकिस्तान इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर में कोई रेफरेंडम भी नहीं कराया गया, तो किस तरीके से कश्मीर के ऊपर इंडिया का अधिकार हो गया कि महाराजा हरि सिंह जो है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया। दैट मीन्स कि यहाँ के लोगों को कंसल्ट नहीं किया गया, उनसे नहीं पूछा गया कि क्या वो पाकिस्तान के साथ में जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ में जाना चाहते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एश्योरेंस दिया
कि हम कश्मीर में पब्लिक रेफरेंडम कराएंगे, लेकिन कहा कि उससे पहले पाकिस्तान को कश्मीर का वेस्टर्न पार्ट जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया है उसे इवैक्यूएट करना पड़ेगा, अपने ट्राइबल्स और फोर्सेस जो हैं वो वापस बुलानी पड़ेंगी। ऐसे में ही पॉसिबल हो पाएगा कि पाकिस्तान में फिर से कश्मीर में रेफरेंडम कराया जा सके। लेकिन पाकिस्तान जो है इस समय मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो अपना स्टेप पीछे लेगा तो इंडिया जो पार्ट उसके पास में है वो भी उससे छीन लेगा। इसलिए पाकिस्तान वहां से पीछे हटता नहीं और पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया एक वॉर कश्मीर के ऊपर। तो पाकिस्तान क्या कर देता है, पाकिस्तान डिक्लेयर्ड वॉर ऑन कश्मीर। तो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान अपनी वॉर डिक्लेयर कर देता है। और इस समय आपको देखने को क्या मिलेगा कि ऐसी परिस्थितियों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, तो कुछ पार्ट पाकिस्तान के पास रहता है कश्मीर का वेस्टर्न पार्ट, और मेजॉरिटी ऑफ द टेरिटरीज ऑफ कश्मीर वर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन फोर्सेस ने उनको रिगेन कर दिया बहुत सारी टेरिटरीज को। तो ऐसे में यहाँ के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कश्मीर के इशू को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले लिया और वहाँ पर ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के खिलाफ में स्टैंड लिया और उन्होंने डिमांड किया कि ये जो सीज फायर लाइन है वो ड्रॉ की जाए। दैट मीन्स कि जहाँ तक पाकिस्तान आया हुआ है वहाँ पर एक सीज फायर लाइन ड्रॉ की जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस समय, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नेहरू साहब क्या करते हैं, ही टुक द कश्मीर इशू। ये कश्मीर का इशू जो था इसको वो लेकर के चले गए कहाँ पे, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने इस कश्मीर इशू को ले लिया। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 परमानेंट मेंबर्स ब्रिटेन और यूएस जो है वो इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं ऐसी परिस्थितियों में। थोड़ा मिटा करके लिखते हैं हम, क्योंकि इंडिया इस समय किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करता। वर्ल्ड इस समय बाइपोलर था, ना ही इंडिया यूएसएसआर को ज्वाइन करता है जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड था, और ना ही कैपिटलिस्ट ब्लॉक को इंडिया ज्वाइन करता है जिसका लीडर की यूएसए था। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें देखने को क्या मिलेगा कि यूएसए और ब्रिटेन जो हैं ये दोनों क्या करते हैं, दे टुक स्टैंड अगेंस्ट इंडिया। वो इंडिया के खिलाफ में स्टैंड लेते हैं। और इस समय यूएस और ब्रिटेन डिमांड करते हैं, दे डिमांडेड that ceasefire line be drawn। ठीक है, कि एक सीज फायर लाइन जो है वो ड्रॉ की जाए, ये डिमांड किया यूएस और ब्रिटेन ने। कहां तक, जहां तक कश्मीर में पाकिस्तान की फोर्सेस एंटर की हैं। तो ये सीज फायर लाइन कहां तक होगी, टिल पाक फोर्सेस हैव एंटर्ड। तो जहां तक पाकिस्तान की फोर्सेस एंटर हुई है कश्मीर में, वहां पर एक सीज फायर लाइन जो है वो ड्रॉ की जाए। और ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे असर पड़ता है। जिस समय आगे चल करके जवाहरलाल नेहरू ही भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ये एश्योरेंस दिया कि इंडिया श्योरली कश्मीर में एक पब्लिक रेफरेंडम कंडक्ट कराएगा, लेकिन उस चीज़ के लिए कश्मीर में स्टेबिलिटी और पीस का होना बहुत ज़रूरी है। और जवाहरलाल नेहरू ने ये रिटरेट किया कि कश्मीर में एक पब्लिक रेफरेंडम तभी पॉसिबल होगा जब पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को और अपने ट्राइबल्स को कश्मीर के वेस्टर्न पार्ट से वापस ले लेगा, तो तभी हम कश्मीर में एक रेफरेंडम करा सकते हैं। तो ऐसे में हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि जवाहरलाल नेहरू जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ही गेव एश्योरेंस, वो एश्योरेंस देते हैं जिसमें वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या कराएगी, एक रेफरेंडम कराएगी।
जनमत संग्रह, जहां पर लोग डिसाइड करेंगे कि वो क्या इंडिया के साथ में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ में जाना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एश्योरेंस जवाहरलाल नेहरू ने कहा। लेकिन ये रेफरेंडम कंडक्ट कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कश्मीर में पीस और स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने कहा कि ये सब होने के लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा, पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस जो है वो वापस बुलानी होंगी, ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई तो पाकिस्तान क्या करेगा, अटैक कर देगा इंडिया के ऊपर, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाएगी, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगी 1965 में। क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के इशू को चाहता था एड्रेस करना, और उसे लगता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी ना कभी इसको एड्रेस करेंगे। जब उनकी डेथ हो जाती है तो पाकिस्तान डिक्लेयर कर देता है वॉर, और 1965 में वॉर हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सो नेक्स्ट इज 1965 में इंडो पाक वॉर हो जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हो जाता है। दैट मीन दिस वॉज ए फुल फ्लैज्ड वॉर। ठीक है, और इस वॉर में आपको देखने को क्या मिलेगा इस इंडो पाक वॉर के दौरान, कि इंडिया की फोर्सेस जो हैं दे रीच्ड एज फॉर एज लाहौर। इंडिया की फोर्सेस लाहौर तक पहुंच जाएंगी, और पाकिस्तान की फोर्सेस भी जहां तक पहले थी वो भी कश्मीर में और ज़्यादा एंटर करती है। तो यहां पर देखने को मिलेगा कि इंडियन फोर्सेस इस वॉर के दौरान इंडियन फोर्सेस रीच्ड एज फॉर एज लाहौर। लाहौर तक इंडिया की फोर्सेस जो हैं वो पहुंचती हैं इस समय। और वहीं पर पाक फोर्सेस भी जो हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस भी जो हैं, दे एंटर्ड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के इंटीरियर पार्ट्स में पाक फोर्सेस भी जो हैं वो भी एंटर कर लेती हैं। तो ऐसे में हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे कहा जाता है ताशकंद एग्रीमेंट, जो कि 10 जनवरी 1966 में साइन होगा। तो इसके बाद में क्या होगा, ताशकंद एग्रीमेंट साइन होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ताशकंद एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट वॉज साइंड। ठीक है, और ये ताशकंद एग्रीमेंट जो है ये साइन किया जाता है 10 जनवरी 1966। ठीक है, 10 जनवरी 1966 was the date when Tashkent agreement was signed, and it was signed between the Prime Minister of India and the President of Pakistan। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो थे वो ये एग्रीमेंट साइन करते हैं। ठीक है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस समय थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और वहीं पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान was the पाक प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, एंड लाल बहादुर शास्त्री was the PM ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। और ताशकंद एग्रीमेंट में ये साइन किया गया कि 1948 की जो सीज फायर लाइन थी उसे बाउंड्री के रूप में एक्सेप्ट किया जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ताशकंद एग्रीमेंट में कि 1948 की जो सीज फायर लाइन थी, सीज फायर लाइन, दिस वॉज एक्सेप्टेड एज बाउंड्री। तो इसको बाउंड्री के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसको सीज फायर लाइन के रूप में, ठीक है, इस सीज फायर लाइन को जो 1948 में एक्सेप्ट की गई थी इसको बाउंड्री के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये आया ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट जब साइन हुआ इसके कुछ आवर्स के बाद में ही लाल बहादुर शास्त्री जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे ताशकंद में ही
मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद में इंडिया में नए प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट जो थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो इंडिया में जो फूड क्राइसिस चल रहे थे उनको रिजॉल्व करने के बाद में उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए ईस्टर्न पाकिस्तान के लीडर मुजीबुर रहमान के साथ में। और इस वजह से पाकिस्तान जो है वो प्रोवोक हो गया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गई 1971 में। और जिस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईस्ट पाकिस्तान जो है वो लिबरेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ बांग्लादेश। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री, इनकी डेथ हो जाती है और इनकी डेथ के बाद में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर अब बनेंगी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। और इंदिरा गांधी आफ्टर रिजॉल्विंग फूड क्राइसिस, तो इंडिया में जो उस समय फूड क्राइसिस चल रहे थे उनको रिजॉल्व करने के बाद में, ठीक है, इंदिरा गांधी क्या करती हैं, इंदिरा गांधी, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करती है ईस्टर्न पाकिस्तान के लीडर मुजीबुर रहमान के साथ में। तो यहां पे व्हाट शी डिड, शी इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस उन्होंने इस्टेब्लिश किए किसके साथ में, विद लीडर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान के लीडर थे मुजीबुर रहमान, उनके साथ में, मुजीब उर रहमान। और जब इंदिरा गांधी इनके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करती हैं तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो प्रोवोक हो जाता है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिर से एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। 1971 की इंडो पाक वॉर देखने को मिलेगी इस समय हमें। तो फिर से एक बार 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, इंडो पाक वॉर देखने को मिलेगी हमें इस समय भी। और इस वॉर से क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि जो इंडिया की मिलिट्री है वो पाकिस्तान की मिलिट्री को डिफीट कर देगी और ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बांग्लादेश। इंडियन फोर्सेस, इस समय इंडिया की जो फोर्सेस थी, व्हाट दे डिड, दे डिफीटेड पाक फोर्सेस, पाकिस्तान की फोर्सेस को उन्होंने हरा दिया। और ऐसे में 1971 की इंडो पाक वॉर से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान था दैट वाज लिबरेटेड, इसको आज़ाद कर दिया गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना 1971 में। तो 1971 में बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन जाता है 1971 की इंडो पाक वॉर के बाद में। और इसी समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने, ठीक है, एक तरफ नेगोशिएशन जो है वो स्टार्ट कर दी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ में। तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि इसके बाद में क्या हुआ। बांग्लादेश बनने के बाद में इंडिया और पाकिस्तान के आपस में नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाती हैं। आफ्टर दिस इंडियन पीएम इंदिरा गांधी जो इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, शी स्टार्टेड नेगोशिएशंस, बातचीत करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया विद पाक पीएम, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ में। जुल्फिकार अली भुट्टो, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ में बातचीत करना, नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर दिया इंदिरा गांधी ने, और जिसका रिजल्ट होगा 1972 में शिमला एग्रीमेंट का साइन होना। तो हमें देखने को मिलेगा कि इन दोनों लीडर्स के बीच में 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ।
शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। शिमला एग्रीमेंट में सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट स्टेटस को रिकॉग्नाइज करता है। यानी पाकिस्तान ने भी माना कि ईस्ट पाकिस्तान जो उससे छीना गया वो अब अलग से एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका है। सबसे पहली बात वो हो गई। तो यहाँ पर देखिए शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, या बांग्लादेश का इंडिपेंडेंट जो है स्टेटस वो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। यहां पर सबसे पहली बात। दूसरी बात यहां पर क्या डिसीजन लिया गया? दूसरी बात ये डिसाइड किया गया कि 1966 में जो ताशकंद का एग्रीमेंट साइन हुआ था, जहां पर क्या बात कही गई थी कि कश्मीर अगर ये है तो जहां पर पाकिस्तान आ चुका है, एक तरफ पाकिस्तान मान लीजिए कि यहां तक एंटर हो चुका है और दूसरी तरफ इंडिया है कश्मीर में, ठीक है। तो जो लाइन सीज फायर लाइन जिसे कहा गया, इस लाइन को सीज फायर लाइन, ठीक है, सीज फायर लाइन कहा गया कि इसे ही बाउंड्री माना जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो 1966 में डिसाइड किया गया था कि इसे ही बाउंड्री माना जाए। तो अब दोनों गवर्नमेंट्स ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट ने, दोनों ने डिसाइड किया कि इसे ही एक रिस्ट्रेन माना जाए, ठीक है। सीज फायर लाइन जो 1966 की थी, जिसे बाउंड्री बनाया गया था, क्योंकि 1966 में भी बात की गई थी कि 1948 की जो सीज फायर लाइन है, जहां तक पाकिस्तान रहा और जहां तक इंडिया है, ठीक है, उसे ही बाउंड्री माना जाए। तो ये इसे बाउंड्री 1966 में ही माना गया और यहां पर भी डिसीजन लिया गया कि हम दोनों ही इसको क्रॉस नहीं करेंगे, एक रिस्ट्रेन माना दोनों ही स्टेट्स ने, और इस बाउंड्री लाइन को एक नया नाम दिया गया LOC। इस सीज फायर लाइन को कहा गया LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कश्मीर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया इस सीज फायर लाइन को, जिसे कि 1966 में बाउंड्री एक्सेप्ट किया गया था कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये LOC बन गया। और यहाँ से आगे इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि यहाँ से आगे कश्मीर के इशू पर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वो इंडिया और पाकिस्तान म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। दैट मीन्स कि किसी भी थर्ड कंट्री का इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शिमला एग्रीमेंट की एक और इंपॉर्टेंट चीज कि कश्मीर इशू पर, कश्मीर का जो इशू है इसके ऊपर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, यहां से आगे कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो दोनों लीडर्स ने एक्सेप्ट किया कि ये म्यूचुअली इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, म्यूचुअली सॉर्ट आउट किया जाएगा और सॉर्ट आउट किया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा। दैट मीन्स शिमला एग्रीमेंट क्या कहता है कि नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी थर्ड कंट्री विल बी एक्सेप्टेड। यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के इशू के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो इंडिया और पाकिस्तान ही उसे म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, किसी भी कंट्री का इंटरफेरेंस उसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये दोनों प्रीमियर्स ने डिसाइड किया और ये शिमला एग्रीमेंट ही है जो आगे चल करके इंडिया और पाकिस्तान के जो कश्मीर के रिलेशंस होंगे उनके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। इट वाज ब्लूप्रिंट रिगार्डिंग इंडो पाक रिलेशंस। इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस होंगे ऑन कश्मीर, यानी कश्मीर से रिलेटेड जो भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस होंगे उसका ब्लूप्रिंट जो है वो माना जाता है शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972। और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि शिमला एग्रीमेंट को ही ब्लूप्रिंट माना जाता है और उसके बाद में कोई मेजर चेंज हमें नहीं देखने को मिलेगी टिल 2019। तो 2019 तक हमें कोई भी मेजर चेंज नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि टेररिज्म हमें देखने को मिलेगा 90s में, जिस समय कश्मीरी पंडित्स का एग्जोडस हुआ कश्मीर से, लेकिन इस समय भी पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है वो कश्मीर में देखने को मिलेगा, लेकिन टेरिटोरियली कोई बहुत बड़ा बदलाव कश्मीर में नहीं देखने को मिलेगा। 2019 में हमें देखने को मिलेगा कि 5 अगस्त 2019 को
प्राइम मिनिस्टर इस समय इंडिया के थे नरेंद्र मोदी, जो कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर भी हैं इंडिया के, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के जो गवर्नमेंट है इनकी, वो डिसाइड करती है कि यहाँ पर जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था 370 आर्टिकल 370 जो है, दैट वाज स्ट्रक डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक टेम्परेरी आर्टिकल था, ठीक है, तो इसे कभी भी हटा सकती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसे हटा दिया गया। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ J&K को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और दूसरी यूनियन टेरिटरी अलग करके लद्दाख बन गई। तो जो पहले पूरा जम्मू एंड कश्मीर था, अब एक यूनियन टेरिटरी J&K की बन गई, ये यूनियन टेरिटरी, और दूसरी यूनियन टेरिटरी बन गई लद्दाख की। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनकी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। और इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कब किया गया? दिस डिसीजन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 31 अक्टूबर 2019। और 31 अक्टूबर, दिस इज द बर्थडे ऑफ सरदार पटेल, जिन्हें इंडिया का आयरन मैन कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। तो उनके बर्थडे के दिन इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया गया, जहां पर आर्टिकल 370 जो है उसको कश्मीर से ऑलमोस्ट हटा दिया गया है। यानी विद रिस्पेक्ट टू जो कश्मीर के पॉलिटिशियन उसका फ़ायदा लिया करते थे, ठीक है, पाकिस्तान जिस उम्मीद में रहता था जिस आर्टिकल के कारण, ठीक है, कि कश्मीर में कभी ना कभी रेफरेंडम होगा, कश्मीर के लोग खुद डिसाइड करेंगे कि वो इंडिया के साथ में जाएंगे या पाकिस्तान के साथ में जाएंगे। तो जैसे ही आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, तो कश्मीर में अब किसी भी तरह के रेफरेंडम की आगे कोई भी गुंजाइश नहीं है। कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। तो अब आने वाले किसी भी समय में रेफरेंडम होने के कोई चांसेस नहीं है और ना ही कोई ज़रूरत है। कश्मीर में अब डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा, जिसमें G20 की जो मीटिंग है, ठीक है, वो देखने को मिली पीछे कुछ समय पहले कश्मीर में। तो कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से डेवलपमेंट के रास्ते पर अग्रसर हो गया है। दैट मीन कि टेररिज्म का जो कि पाक स्पॉन्सर्ड था, वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कश्मीर कर रहा है। तो ये था कश्मीर का इशू, जो कि 1947 से महाराजा हरि सिंह के समय से स्टार्ट हुआ और 5 अगस्त 2019 तक रहा, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था कश्मीर को, उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और अब कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ में कर दिया, एक तरफ J&K की यूनियन टेरिटरी और एक तरफ लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस डिसीजन को अपहेल्ड किया है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आर्टिकल 370 जो था ये एक टेम्परेरी आर्टिकल था, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हटा सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया है कि आप जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर करके यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट कराइए। तो थैंक यू वेरी मच। आपको हमारी वीडियोज़ जो हैं वो अच्छी लग रही होंगी, आई होप। तो आप अपना फीडबैक, जो आपको लगता है कि हमारी वीडियोज़ क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।